Good morning, my student. My name is S.K. Jha and I am faculty of Organic and Inorganic Chemistry for the IIT Medical JEE Mains and Advanced. Now I am going to explain one of the most important topic for the NEET, JEE Mains and Advanced level, आइसोमेरिज्म. तो आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करने का जो सबसे बेसिक तरीका होगा, हाँ एक बात मैं और आपको शेयर करना चाहूँगा कि जो मैं बता रहा हूँ आप मैन्युअली उसको सर्च करते रहो, देखते रहो ठीक से. शायद क्वेश्चन प्रॉब्लम जब बनाने की बात आएगी ना तो हमारा 80% हाथ वगैरह कभी रुकेगा ही नहीं, चाहे वो इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट का सीट हो, डजंट मैटर. कंसेप्चुअली आप ठीक रहो, कॉन्सेप्ट का ही लड़ाई. हमारा नीट का एग्जामिनेशन और जेई मेंस या जेई एडवांस का जो एग्जामिनेशन लिया जाता है, हमारा सिलेक्शन होता है, वहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट बेस्ड सारा कुछ पूछता है, टेक्निकली होता है सारा कुछ. तो प्लीज़ आप टाइम ना बर्बाद करते हुए आप ऐसे ही देखो. तो आइसोमेरिज्म का मीनिंग हुआ कि मैं ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए दे रहा हूँ जो 11th अपना क्रॉस कर चुके हैं, जिन्होंने 11th की पढ़ाई कंप्लीट कर चुका है, मैं उनके लिए बताने जा रहा हूँ. या जो 12th के स्टूडेंट हैं उनको भी इससे बहुत बेनिफिट हो सकता है क्योंकि उनका रिवीजन क्विक रिवीजन हो जाएगा. तो आप प्लीज़ थोड़ा इस पर कंसंट्रेट करो. आप आइसोमर्स, इस आइसोमर्स का दो पार्ट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक स्टीरियो. एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, इसको आप आइसोमर्स लिख दो, और एक हो गया स्टीरियो आइसोमर्स. अब ध्यान देना, इसी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स का पॉपुलर नेम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है. यह ध्यान देना थोड़ा सा. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. तो इस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का ये फॉलोइंग पार्ट्स हमको पढ़ना पड़ता है, जिसको पहला बोलूंगा, ये फर्स्ट आ गया मेरा चेन आइसोमर्स. दूसरा पोजिशनल आइसोमर्स. पोजिशनल ये आइसोमर्स. नेक्स्ट थर्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. नेक्स्ट रिंग चेन आइसोमर्स. नेक्स्ट फिफ्थ मेटामर्स. नेक्स्ट टॉटोमर्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट सब है, ऐसी बात नहीं कि यही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सब है. लेकिन ये जो टॉटोमर्स है, इस टॉटोमर्स का यूज हम लोग मैकेनिज्म समझने में भी करते हैं. ये हमारे प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के तरीका को ये बहुत आसान कर देता है. और बात करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स का. तो इस स्टीरियो आइसोमर्स का दो पार्ट, एक कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स. और इस कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स का दो पार्ट, एक होगा रोटामर्स, दूसरा होगा एमीन इन्वर्सन।
ये एमीन इन्वर्सन हमारे सिलेबस में नहीं है, न तो आईआईटी में है, न कि जेई के लिए है, एडवांस के लिए भी नहीं है, और मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए नीट के लिए भी नहीं है। रोटामर्स है, रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, आप इसको रोटामर्स भी बोल सकते हो या रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये हमारा कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हो गया। दूसरा आता है कन्फिगरेशनल आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स का दो पार्ट, एक कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, दूसरा हो गया कन्फिगरेशनल आइसोमर्स। ये कन्फिगरेशनल आइसोमर्स दो टाइप का, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जिसको हम लोग जीआई के शॉर्ट फॉर्म से बोला करते हैं, और दूसरा हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। और जब जीआई की बात करेंगे तो यहां हमको दो पार्ट समझना होता है, एक तो सिस, दूसरा ट्रांस। और इस सिस ट्रांस में ही हम आगे चलकर बात करेंगे, जहां पर हमको ईजेड सिस्टम की बात को पढ़ना पड़ता है पहला। दूसरा इसमें एक और बात, हमको सीन, SYN सीन और NT, इसके कंसेप्ट को समझना पड़ता है। तो ये मेरा एक बेसिक फीचर हुआ, जहां से नीट का एग्जामिनेशन में, IIT जेई में क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन सेटर होते हैं वो इसी पोर्शन से क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, और हम टेक्निकल प्रॉब्लम रखते हैं ताकि हम ये जज किया जा सके कि बच्चों का पढ़ाई का लेवल क्या है, बच्चों ने पढ़कर क्या होगा, उसका मेमोरी पावर कितनी अच्छी है, टेक्निकली कितना साउंड है। तो ये सब सारी बातें हम आसानी से वन बाय वन सॉल्व कर लेंगे। अब सवाल उठता है कि आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमर्स क्या है, और इसकी यूज हमको कहाँ कहाँ हो सकती है, आगे क्या यूज हो सकता है। पहले प्लीज आप 1 मिनट टाइम देता हूं, प्लीज इसको आप नोट कर लो। आइसोमेरिज्म यानी आइसोमर्स का जो पार्ट्स हमको पढ़ना है, ये हमारा सिलेबस है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स का ही पॉपुलर नेम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। इस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में जो पार्ट्स है वो चेन आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, मेटामर्स और टॉटोमर्स। हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स की। स्टीरियो आइसोमर्स में दो पार्ट, एक कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, दूसरा कन्फिगरेशनल आइसोमर्स। जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स की बात करेंगे उसका दो विंग, उसका दो पार्ट, एक रोटामर्स और एक एमीन इन्वर्सन। इस एमीन इन्वर्सन को हमारे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। कन्फिगरेशनल आइसोमर्स का दो पार्ट, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जिसमें सिस ट्रांस पढ़ेंगे, सिस ट्रांस के साथ हम इजेड भी पढ़ेंगे, सीन और एनटी का भी हम इसमें कॉन्सेप्ट समझेंगे। दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स का मीनिंग हुआ, आप और करके समझ सकते हो, कायरल कार्बन कंटेनिंग आइसोमर्स। तो मैं इसको वन बाय वन डिटेल करके चल रहा हूं ताकि आपको समझना आसान हो जाएगा। ओके, हटा दूं मैं, आपने नोट कर लिया। अब थोड़ा लिखने में फास्ट हो जाना, समझाने में मैं बहुत सारा टाइम दूंगा और प्रॉब्लम के साथ मैं चलूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़े। कैसा भी प्रॉब्लम रहे, अपनी हाथ रुकने वाली नहीं है। कंसेप्चुअली हम साउंड रहेंगे, हम बहुत अच्छा कर लेंगे। हमारा नीट का एग्जामिनेशन, जेई मेंस या एडवांस क्या है, कौन सा स्टूडेंट कितना टेक्निकली फास्ट है, और जो सबसे बेस्ट से बेस्ट तरीका हो सकता है प्रॉब्लम बनाने का, मार्क्स अचीव करने का और रिजल्ट ब्रेक करने का, इवन फॉर रैंक, उसके लिए मैं कोशिश करता हूं। आप सिर्फ मेरा मैन्युटली जो मैं बता रहा हूं उस पर कंसंट्रेट करना, उसको देखते रहना, शायद इफ्स बट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे पहला काम करते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में चेन आइसोमर्स के लिए। क्या है चेन आइसोमर्स? ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स या आप बोलो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का एक पार्ट है। क्या होता है इसमें? हमको ये देखना होता है कि चेन आइसोमर्स को एक्सप्लेन करने का कितना सारा, कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देगा, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं
कि इसका कितना चेन आइसोमर्स हो सकता है। इसको समझने के लिए जैसे मान लो कि हमको कोई भी एग्जाम क्वेश्चन दे दिया, अब चेन आइसोमर्स की क्या मतलब हुआ। चेन आइसोमर्स का मीनिंग हुआ कि जैसे मान लो हमको दे दिया किसी ने कि C3 और यहां पर दे दिया ये H8, तो क्या C3H8 का कोई चेन आइसोमर्स हो सकता है? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? अब सारी डिस्कशन अब आप यही करो, ये होगा ये नहीं होगा, कॉन्सेप्शन और मिसकॉन्सेप्शन ये दोनों अगर साथ साथ पढ़ते चले जाओगे, शायद किसी की जरूरत हम आपको नहीं पड़ती है। दिक्कत तो वहां होता है जब हम कॉन्सेप्शन समझ पाते हैं और मिसकॉन्सेप्शन की तरफ हमारी निगाह जा ही नहीं पाती है। हम उस बैरियर को क्रॉस करते हुए चलेंगे, दोनों को एकदम ऑन द पिन पॉइंट में आपको बताते चले जाऊंगा, गौर से देखना क्यों इसका नहीं हो सकता है। सबसे पहली बात है कि अगर मैं इसको लिखूंगा CH3 कर दूंगा, ये CH2 हो जाएगा और CH3 हो जाएगा। अब डिग्री ऑफ कार्बन तो शायद सबको मालूम होगा, ये कार्बन फर्स्ट कार्बन से बॉन्डेड है 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन 2 कार्बन से बॉन्डेड है, इस कार्बन के लेफ्ट में भी एक कार्बन है, इसके राइट में भी एक कार्बन है, ये हमारा 2 डिग्री कार्बन है, और यहां पर हम बात करें तो ये 1 डिग्री कार्बन है। तो अगर मैं इसमें ब्रांचिंग लाने की कोशिश भी करूंगा शायद पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पॉसिबल? तो आप इसको अगर ऐसा कोई करता भी है, अगर सोचने की भी बात करता है, शायद पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? यहां आपने डिग्री ऑफ कार्बन को चेंज नहीं कर पाया। क्यों? ये 1 डिग्री, ये इसका 2 डिग्री फिक्स है, ये यहां पर 1 डिग्री। तो जब तक आपने डिग्री ऑफ कार्बन को चेंज नहीं कर पाया तो आप चेन आइसोमर्स की बात नहीं करोगे। दूसरी बात, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर चेन आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की किसी भी आइसोमर्स के पार्ट को आप एक्सप्लेन करोगे तो ध्यान पर रखना कि उसका IUPAC नेम चेंज हो जाया करता है। और IUPAC नेम चेंज हो गया, इसका मीनिंग है कि उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गया। तो जब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, इसका मतलब मीनिंग हो गया कि बहुत सारी बातें इसमें बदलाव आ सकता है, बदलाव आ ही जाता है। तो हम 1 बाय 1 करेंगे। इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं एकदम बेसिक पॉइंट को लेकर चल रहा हूं ताकि आपको किसी से इफ्स बट पूछने की नीड ना पड़े। तो अगर आपने 3 कार्बन का ये कंपाउंड लिया, इस 3 कार्बन के कंपाउंड में आप चेन आइसोमर्स नहीं बना सकते हो, क्योंकि इसमें आप डिग्री ऑफ कार्बन को चेंज नहीं कर सकते हो, IUPAC नेम में बदलाव नहीं कर सकते हो। जो IUPAC नेम प्रोपेन इसका होगा वही IUPAC नेम इसका भी होगा। तो पहला इंफॉर्मेशन आप दिमाग में ये रखना कि अगर हमने यहां पर 3 कार्बन तक का कंपाउंड लिया तो हमारा चेन आइसोमर्स नहीं होगा। यानी इसका मीनिंग हुआ कि चेन आइसोमर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को एटलीस्ट 3 कार्बन से ज्यादा कार्बन लेना होगा, ओपन चेन के लिए भी, और हम बात करेंगे साइक्लिक के लिए भी। हम एक चर्चा चलेंगे, देखते हैं क्या होता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करेंगे तो इसका मीनिंग हुआ कि चेन आइसोमर्स एक्सप्लेन करना है, इसमें एक टेक्निक को जरूर यूज करना, ये हमको आगे बहुत हेल्प करेगा। जैसे मैंने C4 लिया और H यहां पर 10 लिया। अब सबसे पहले इसमें हमको IHD वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेना है। क्या है IHD वैल्यू? IHD वैल्यू बहुत राइटर इसको UF वैल्यू से भी लिखा करता है। I से इंडेक्स, H से हाइड्रोजन और D से डेफिशिएंट, U से इसी का दूसरा आपका सैनोनिम्स है, U से अनसैचुरेशन और F से फैक्टर। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसमें हम लोग नंबर ऑफ कार्बन इंटू 2 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होल अपॉन 2 कर दिया करेंगे। ये हमेशा सर्च करेंगे। पहला काम हम ये सर्च करना है हमको कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे प्रॉब्लम में दिया गया है आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का IHD वैल्यू क्या है। IHD वैल्यू क्यों लगाएंगे हम? इसलिए हमको ये सर्च करना बहुत जरूरी है कि इस कंपाउंड में हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें डबल बॉन्ड हो सकता है कि नहीं, मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है कि नहीं, होगा तो कितना होगा, नहीं होगा तो कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम चेन आइसोमर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, जिसका IHD वैल्यू 0 हो जाएगा, तो जिसका IHD वैल्यू 0 हो जाएगा समझ लेना वो गारंटी अल्केन होगा, और जो अल्केन होगा उसमें सारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से कार्बन की टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी, और इसलिए हमको इस तरह से इसका चेन आइसोमर्स लिखना पड़ेगा। और चेन आइसोमर्स लिखने के लिए एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो भी कार्बन दिया गया हो उस कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप ड्रॉ कर लेना।
तो इसका अगर आप चेन आइसोमर्स लिखना चाहते हो तो सबसे पहला काम करना, आप CH3 लिखना, यहां पर CH2 लिखना, यहां पर CH2 लिखना और यहां पर CH3 लिखना। ये हमारा N ब्यूटेन है। N ब्यूटेन का मीनिंग, N क्या बताता है? N बताता है कि इस कंपाउंड में सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन है, इसमें हम ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं दिखा सकते हैं। 1 डिग्री और 2 डिग्री में ब्रांचिंग नहीं होता है, इसलिए इसको नॉर्मल चेन भी बोल दिया जाता है, स्ट्रेट चेन भी बोल दिया जाता है। खैर कोई बात नहीं है। अब चेन आइसोमर्स लिखने के लिए और क्या कर सकते हैं हम? तो चेन आइसोमर्स करने के लिए, लिखने के लिए क्या करेंगे? तो दूसरा ब्रांचिंग खोजेंगे। CH3 CH, यहां पर मैंने CH3 लगा दिया और यहां पर मैंने CH3 लगा दिया। अब जहां से भी नंबरिंग करना हो, या 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सारे आइडेंटिकल टाइप ऑफ इसमें हमारा नंबर आ रहा है और हर हाल में मिथाइल ग्रुप सेकंड पर आ रहा है। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ। अब देख लो, ये ग्रुप हमारे मेन चेन से बाहर हो गया, जो CH3 मिथाइल ग्रुप है। इसका अगर IUPAC लिखेंगे तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 मिथाइल और ब्यूटेन। अब अगर इस दोनों में हम रिलेशन सर्च करेंगे तो ये N ब्यूटेन और 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये दोनों एक दूसरे का चेन आइसोमर्स हुआ। चेन आइसोमर्स में पहला लंबा चेन जो 4 कार्बन का हमने लिया, अब हमने 3 कार्बन का मेन चेन लिया और हमने यहां पर एक ग्रुप को बाहर कर दिया। तो दोनों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? बदल जाएगा। इसीलिए इसको हम चेन आइसोमर्स बोलेंगे। यानी चेन आइसोमर्स का डिफिनेशन क्या होगा? इट इज ए टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural formula on the basis of main chain length। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लेना कि जब आप चेन आइसोमर्स लिखते हो तो आप फंक्शनल ग्रुप या ग्रुप के पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? इसलिए कि ये साइंटिफिक पैरामीटर पर प्रूफ किया हुआ चीज है कि जो हमारा चेन आइसोमर्स होगा तो चेन आइसोमर्स और पोजिशनल आइसोमर्स एक साथ नहीं हो सकता है। वो दोनों हर महीने में एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट होता है। इसीलिए दिमाग में रखना। ये तो छोटा कंपाउंड था तो यहाँ पर हमको उतना विजिबिलिटी में नहीं आ रही है। मैं जो वर्ड बोला हूँ या जो कंसेप्ट बोला हूँ मैं उसके तरफ मूव करता हूँ, प्लीज इसको नोट कर लो। हाँ, डिफिनेशन की बात आ रहा है, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ चेन आइसोमर्स के लिए, क्योंकि कभी कभी आप लोगों को ये भी होती है कि मैं इसका डिफिनेशन कैसे लिखूँ, कैसे आइडेंटिफाई करूँ। तो चेन आइसोमर्स के लिए बोलना इट इज ए पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या इट इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different position of different main chain length बोलना आप। it has different main chain length, therefore its physical and chemical properties changes। ओके, प्लीज इसको नोट कर लो आप। ये चेन आइसोमर्स के लिए मैंने जस्ट एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताया। अब बात करता हूं मैं चेन आइसोमर्स के लिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चंस के थ्रू हम चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ही मेरे लिए सब कुछ है। थ्योरी से या डिफिनेशन रटने से, डिफिनेशन जरूरी है क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट भी सही होना चाहिए, लेकिन हमको प्रॉब्लम कैसे टेकल करेंगे, प्रॉब्लम कैसे लिखेंगे, एकदम जीरो लेवल से मैंने बोला है कि मैं जीरो लेवल से लेके चल रहा हूं, तो आपको उसी ढंग से लेके चलूंगा और जो इसका पिक होगा वहां तक लेके चलना है, ताकि नया चीज आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिले या कहीं नया चीज किसी मटेरियल में या किसी के मॉड्यूल्स में आपको देखने को नहीं मिले। जैसे मैं एक बात और करता हूं कि हमको चेन आइसोमर्स देखना है। हमने एक चेन आइसोमर्स के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक क्वेश्चन हमको दे दिया कि C6 कर दिया और यहां पर H कर दिया 14। तो आप अपने से चेक करना, इसका ISD निकालना, इसका ISD 0 आएगा। तो ISD 0 आने का मीनिंग हुआ कि ये दिया गया जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कंपाउंड है ये मेरा अल्केन से बिलोंग्स करता है। अब अगर मैं इसका चेन आइसोमर्स लिखूंगा, कैसे लिखूंगा? पहले तो लंबा कार्बन चेन बना लो आप। ये CH3 कर दिया, ये हमने CH2 कर दिया, CH2 कर दिया, फिर CH2 कर दिया, फिर CH2 कर दिया, 1 2 3 4 5, लास्ट में आप CH3 लगा दो। आपने इसको N हेक्सेन लिखा। ओके, अब देखो,
अब एक काम क्या करना, आप अब ब्रांच छोटा करो, ये तो मेन चेन 6 का हुआ, अब 5 कार्बन का मेन चेन बना लो प्लीज। ये CH3 हुआ, ये CH हुआ, ये मेरा CH3 हुआ, यहां पर हमने CH2 लगा दिया, यहां भी मैंने CH2 लगा दिया, यहां पर मैंने CH3 कर दिया। ब्रांचिंग इधर से पास कर रहा है तो ऑब्वियसली हमारा नंबरिंग का जो वे होगा 1 2 3 4 5। अब मेरा ये 5 कार्बन का मेन चेन हो गया। अगर आप IUPAC नेम लिखोगे तो बोलना पड़ेगा 2 मिथाइल पेंटेन। हाँ, अब अगर मान लो किसी के दिमाग में ये आ जाए कि नहीं मैं इसका एक चेन आइसोमर्स और लिख सकता हूं, ये CH3 हो गया, ये मेरा CH2 हो गया, मैं इसको यहां कर सकता हूं, CH3 कर दूंगा, CH2 कर दूंगा, CH3 कर दूंगा। अब देखो 1 2 3 4 5, तो 3 पर ब्रांचिंग या 1 2 3 पर ब्रांचिंग कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4 5 आप कहीं से भी काउंटिंग कर सकते थे। अब एक दिमाग में रखना, अगर आपने इसको चेन आइसोमर्स मेंशन किया तो ये चेन आइसोमर्स नहीं होगा, इसको मेंशन कर लिया तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का चेन आइसोमर्स नहीं हो सकता है। इसीलिए कभी भी अगर आपको ये लगे कि नहीं मिथाइल को मैं यहां ले जाता तो एक चेन आइसोमर्स बन जाता, तो ये चेन आइसोमर्स नहीं है, एक दूसरे के पोजीशन को आपने चेंज कर दिया है। तो चेन आइसोमर्स और पोजिशनल आइसोमर्स ये दोनों साइमल्टेनियसली ड्रॉ नहीं किया जाता है, तो इसका आप कोई ट्राई मत करना, ये हमारा मिसकॉन्सेप्शन को दूर करता है, तो आप ये दिमाग पर रखना हमेशा। हाँ, एक बात और कोशिश करूंगा मैं, इसके 5 कार्बन का मेन चेन था, मैं इसे और छोटा करने की कोशिश कर रहा हूं, तो एक ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड की बात करो आप, ये मैंने यहां पर CH3 कर दिया, ये यहां पर मैंने CH3 कर दिया, ये यहां पर मैंने CH3 कर दिया, और ये यहां पर मैंने CH3 कर दिया। तो अब हमारा मेन चेन हो गया 1 2 3 कार्बन का। पहले मेरा ये 1 2 3 6 कार्बन का मेन चेन था, अब हमारा 5 कार्बन का मेन चेन हुआ, मैंने और ब्रांचिंग कर दिया। ब्रांचिंग बढ़ाना और ध्यान पर रखना, इसको आप ऐसे कर देना, ये CH2 हो गया, ये CH3 हो गया, तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 इस तरह से लिखना मेरा रॉन्ग होगा, क्यों? ब्रांचिंग मेरा इधर से पास कर रहा है, तो आप क्या करना, यहां पर इसको 1 मानना, इसको 2 मानना, इसको 3 मानना, इसको 4 मानना। अब नंबरिंग करके देख लो, इसका अगर IUPAC नेम लिखोगे, IPAC नेम लिखोगे तो क्या हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल और ब्यूटेन, ये हमारा IUPAC नेम हो जाएगा। तो एक आइसोमर्स मेरा ये हो जाएगा। अब इस मिथाइल ग्रुप को उठा शिफ्ट करके आप यहां लगा दो या यहां लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक आइसोमर्स मेरा ये हो गया। तो अब अगर चाहोगे कि मैं मेन चेन को छोटा कर दूं, तो अब हमारा यहां पर मेन चेन छोटा होने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब अगर मैं छोटा करता भी तो मैं ब्रांचिंग कहां लगाऊं। तो आप ये समझना कि अगर कोई मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है तो पहले उसका ISD या UF वैल्यू निकाल लेना। अगर ISD वैल्यू 0 आ जाए तो अल्केन होगा, अल्केन होगा तो आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहले ड्रॉ करना, फिर आप ब्रांच को मेन चेन लेंथ को छोटा करना। मेन चेन लेंथ छोटा तब होगा जब आप ब्रांचिंग करोगे। हाँ, ब्रांचिंग करोगे तो सतर्क रहने की जरूरत नहीं है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन को आपने इस पहला फॉर्म ऐसा लिखा, दूसरा फॉर्म आपने ऐसा लिखा, तो इसके मिथाइल ग्रुप को आप शिफ्ट मत करना। यानी चेन आइसोमर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, प्लीज नोट कर लेना कि चेन आइसोमर्स में आप ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को नहीं चेंज कर सकते हो। तब ये अगर ऐसा कर दिया पोजीशन चेंज, तो ये मेरा चेन आइसोमर्स नहीं रह सकता है। तो इंपॉर्टेंट करके लिखने की जरूरत क्या है, फॉर चेन आइसोमर्स वी कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप। तो जब भी कोई क्वेश्चन देगा तो हमको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। यहां कोई ऐसा शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं होता है जहां मैं आपको बता दूं कि स्टीरियो केमिस्ट्री में बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं इसको कैलकुलेट करने का, लेकिन यहां पर हमको थोड़ा सा स्केच करना ही पड़ेगा, उसको दिमाग में लगाना ही पड़ेगा। तो प्लीज इसको नोट कर लो। ओके, मैं इसको हटा दूं। ओके, ये हमारा प्रॉब्लम है C4H8। अगर इसका हम ISD निकालेंगे और UF वैल्यू निकालेंगे तो 1 होगा। इसका मीनिंग हुआ
कि इस कंपाउंड के मेन चेन में चेन आइसोमर्स ड्रॉ करने के लिए आप 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आप कहीं भी लगा सकते हो। तो पहला चेन आइसोमर्स CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 4 IUPAC रूल को फॉलो करते हुए हम आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका अगर आप IUPAC रूल लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा ब्यूट 1 इन डबल बॉन्ड टर्मिनल पॉइंट पर है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये आता होगा कि काश मैं इस डबल बॉन्ड को यहाँ यूज कर सकता तो क्या दिक्कत थी, क्योंकि ISD वैल्यू 1 है और 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्लेस करना है। मैं 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहीं भी प्लेस कर सकता हूं, तो काश मैं यहां करता तो क्या होता। ठीक है, यहां करते तो कोई परेशानी नहीं आती, लेकिन चेन आइसोमर्स लिखने में दिक्कत होती, उसको मैं छोटा चेन नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने 1 साइड इसको लिखा है। अब मैं इसको छोटा कर सकता हूं। छोटा करने का मीनिंग हुआ कि यहां पर CH3 हो जाएगा और यहां पर C हो जाएगा, यहां पर CH3 हो जाएगा और 1 2 3 कार्बन 3 कार्बन मैंने यूज कर रखा है। ये हो जाएगा हमारा CH2, तो ये 1 ये 2 ये 3। अब इसका अगर IUPAC नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे 2 मिथाइल ओके प्रॉप 1 इन। दोनों ही कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने का तरीका सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा, इसीलिए दोनों चेन आइसोमर्स है। या बोलो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है या बोलो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स का पार्ट है। अब गौर करने की बात ये है कि मैंने ये डबल बॉन्ड मेरा फंक्शनल ग्रुप है। हमने डबल बॉन्ड के पोजीशन को फर्स्ट प्रॉब्लम में भी ये मेरा फर्स्ट आइसोमर्स था, ये मेरा सेकेंड आइसोमर्स था। यहां मैंने डबल बॉन्ड को यहां रखा, 1 और कार्बन के बीच में रखा, और फिर मैंने यहां पर कार्बन और कार्बन के डबल बॉन्ड के बीच में यहां भी मैंने 1 और 2 के बीच में रखा। यानी ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को आप नहीं बदल सकते हो, मजबूरी है चेन छोटा करके, चेन लेंथ को की लंबाई को घटा करके हमको लिखना ही पड़ेगा, तभी चेन आइसोमर्स हो सकता है। तो ये दोनों मेरा चेन आइसोमर्स होगा, प्लीज इसको नोट कर लो आप। ओके, नोट कर लिया आपने? ओके, थैंक्स। अब नेक्स्ट देखो, अगर आपको प्रॉब्लम इस तरह से पूछ दे, प्रॉब्लम का अरेंजमेंट कर दे, कहेगा C5 और H8 कर दिया। अब क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, बेसिक पार्ट हमको हमेशा दिमाग में माइंड सेटअप माइंड बना लेना है अपना, कि सबसे पहले IHD कैलकुलेट करो या UF वैल्यू कैलकुलेट करो। तो इसका IHD या UF वैल्यू 2 आएगा। और जब IHD और UF वैल्यू 2 आ गया, इसका 2 पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड between different carbon, दूसरी पॉसिबिलिटी 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन मेन चेन एनीवेयर। ये तो रूल हुआ, लेकिन हमको अगर चेन आइसोमर्स लिखना होगा तो थोड़ा सतर्कता बरतनी होगी। क्या सतर्कता बरतनी होगी इसमें? तो सबसे पहला मैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का यूज करता हूं, तो सबसे पहला क्या करूंगा मैं, CH3 ये लगा दिया, CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH 1 2 3 4 5।
IUPAC नेम लिखोगे तो ये हो जाएगा मेरा पेंट वन आइन। कार्बन कार्बन डबल, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है, तो लोएस्ट अल्जेब्रिक नंबर का ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड काउंट किया जाता है। दिस इज द रूल ऑफ IUPAC रिकमेंडेशन। और अगर मैं यहां पर पहला तो ये हुआ, सेकेंड की बात अगर मैं करता हूं तो आप ब्रांचिंग कर सकते हो। चेन आइसोमर ध्यान पर रखना, चेन आइसोमर्स लिख रहा हूं तो ब्रांचिंग करना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग हुआ कि एक CH3 यहां लगा दिया, एक CH यहां लगा दिया, एक CH3 मैंने यहां लगा दिया, 3 कार्बन हमने यूज कर लिया। अब बच गया C ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर अगर नंबरिंग की बात करूंगा तो मैं सेकेंड कार्बन पर हमारा मिथाइल दिख रहा है और इधर से फर्स्ट कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप यानी ट्रिपल बॉन्ड। तो नंबरिंग का जो बेस्ट वे होगा इधर यहीं से होगा 1 2 3 4। इसका अगर IUPAC नेम लिखोगे तो हो जाएगा 3 मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट 1 आइन। तो ये मेरा 2 आइसोमर्स दिख रहा है। अब इसमें मेन चेन लेंथ छोटा नहीं कर सकते हो, इसलिए नहीं कर सकते हो कि इस कार्बन पर ब्रांचिंग लगाने की अब नीड नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी टेट्रावैलेंसी मेंटेन कर रखा है। तो ट्रिपल बॉन्ड से इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए अगर प्रॉब्लम कहेगा सॉल्व करने के लिए चेन आइसोमर्स के लिए, तो ये 2 आंसर हमारे सामने दिख रहा है। क्या मैं ठीक है? ये तो मैंने ट्रिपल बॉन्ड से बना लिया, तो प्लीज इसको नोट कर लो। फिर मैं डबल बॉन्ड का भी एक्सप्लेनेशन कर देता हूं ताकि आपका इफ्स बट नहीं रहे। जो मिसकॉन्सेप्शन है वो हम लोगों को कभी नहीं दिमाग में बैठा के रखना है। मिसकॉन्सेप्शन हट गया, बच गया कॉन्सेप्शन, और हमारा इफ्स बट कभी आएगा ही नहीं। प्लीज इसको नोट कर लो। तो ओके, नोट कर लिया आपने? थैंक्स। अब आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से आइडेंटिफाई करो कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कैसे देखा जाएगा। अगर वहां से क्वेश्चंस आता क्या मैं इसमें वेरिएशन आएगा या नहीं आएगा, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप सबसे पहला काम करो कि डबल बॉन्ड को फिर वैसे ही रखना जैसे आप छोटा चेन लेंथ को छोटा कर सकते हो। यही हमारी चालाकी दिखती है, यही हमारी ब्रिलियंसी काम आता है, यही मेरा टेक्निकल पॉइंट होता है। तो प्लीज उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये मैं बता रहा हूं आपको, फ्रॉम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स के लिए फर्स्ट के लिए हमने लगा दिया CH3 CH2 CH2 CH 1 2 3 4। तो CH लगा दिया। तो हमारा इस तरह का अरेंजमेंट अगर करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। यहां पर हमको ऐसा लगाना पड़ेगा डबल बॉन्ड, और ये यहां पर हमको CH2 लगाना पड़ेगा। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C5H8, 1 2 3 4 5 कार्बन। हाइड्रोजन देख लो आप, 3 2 1 2। तो हाइड्रोजन भी मेरा मैच कर रहा है, 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8। तो ये एकदम कंप्लीटली मैच कर रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पर फिट बैठ रहा है। चेन आइसोमर्स लिखने के लिए मैंने डबल बॉन्ड को ये अरेंजमेंट हमने रखा है। अगर मैं इसका अब एक छोटा चेन लेंथ बनाने की कोशिश करूं, क्या हो सकता है क्या? हाँ, अगर बात करोगे इसका IUPAC नेम लिखने का तो 1 2 3 4 5, यानी ये हो जाएगा मेरा पेंट 1 2 डाइईन। ओके, सेकेंड फॉर्म इसका आप सर्च कर सकते हो। ये लगा दिया आपने CH3, ये कर दिया यहां पर CH3 डबल बॉन्ड C लगा दिया, डबल बॉन्ड हमने CH2 कर दिया, 1 2 3 4। अगर इसका आप IUPAC नेम सर्च करोगे तो क्या लिखना पड़ेगा? 3 मिथाइल और ब्यूट लगा देना आप। ब्यूट लगाने के बाद
फिर 1,2 डाइईन। यहाँ पर सबसे गौर करने वाली बात है, आप सर्च करने वाली बात ये हो गई कि यहाँ भी मेरा 1,2 के बीच था, यहाँ भी मेरा 1,2 के बीच डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड मेरा फंक्शनल ग्रुप है, और 2,3 के बीच था, यानी 2,3 के बीच था तो 1 का डबल बॉन्ड, 1 का डबल बॉन्ड, 2 का डबल बॉन्ड, 2 का डबल बॉन्ड। हमने सिर्फ एक ही चालाकी यहाँ कर रखा है कि मैंने मेन चेन लेंथ को शॉर्ट करके ब्रांचिंग अप्लाई कर दिया है, और यहाँ भी मेरा 2 ही आंसर है, यानी इसका 2 ही चेन मेरा आइसोमर्स होगा। तो ये हमको आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका फॉर्मूला होता नहीं है, हम आपको थोड़ा सा स्केच करना ही पड़ता है, ड्रॉ करना ही पड़ता है। प्लीज इसको नोट कर लो। ओके, आपने नोट कर लिया? हटा दूं? ओके, ठीक है, थैंक्स। हाँ, सबसे एक दो क्वेश्चन और जो बहुत जरूरी होती है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, उस क्वेश्चन को आप इस तरह से टेकल करने की कोशिश करना। जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप की बात आ जाए, फंक्शनल ग्रुप की बात आ जाए, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा लगा दिया, ये कह दिया कि C4 हमने लगा दिया, H10 लगा दिया, O लगा दिया। ये O ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है और C4 H10 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया हमारा। हाँ, इसी से मैच करता हुआ दूसरा क्वेश्चन आइडेंटिकल दे सकता है, C4 H10S। अगर इस दोनों के लिए आप अगर ISD कैलकुलेट करते हो तो ये ISD 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? तो रूल है, अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन हो या आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर हो, तो आप ISD कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? रिमूव ऑक्सीजन एंड सल्फर फ्रॉम द कंपाउंड। तो जब हमने इसको हटा लिया, रिमूव कर लिया, तो बचा क्या? ये बचा मेरा C4 और H10। अब इसका हम ISD वैल्यू निकालेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग हुआ कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ISD वैल्यू 0 हुआ, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड रहेगा तो इसका फंक्शनल ग्रुप मेरा अल्कोहल होगा, सल्फर रहेगा तो थायोल रहेगा। तो ध्यान रखना, इसमें फंक्शनल ग्रुप, इसका फंक्शनल ग्रुप SH हो जाएगा, जिसको आप मर्केप्टन भी बोला करते हो। और अगर ये रहता है तो इसका तो हमको बहुत आसान तरीका है, इसका फंक्शनल ग्रुप मेरा OH हो जाएगा। ये ध्यान पर रखना। अगर आप किसी का सर्च करो, अगर आप पहला ऑक्सीजन से ही इसका प्रॉब्लम बनाने की कोशिश कर रहे हो, यानी आप बात सॉल्व करना चाह रहे हो C4 H10O से, जिसका ISD आपने 0 किया। क्यों किया? तो दिस इज द रूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ISD। If oxygen and sulfur present in the organic compound, for the calculation of ISD, at first we should have to remove oxygen and sulfur without any chain. For the new compound, we can calculate ISD, and what will be the value? It also explains the nature of functional group, unsaturation factor for the given organic compound. ये compound में pi bond रखेंगे, नहीं रखेंगे, ऑक्सीजन से रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरा कैसा होगा, चूंकि ऑक्सीजन से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हमारे पास हैं, और वो फंक्शनल ग्रुप कैसा हो सकता है, इसको आइडेंटिफाई करने का ये बेस्ट तरीका होता है। तो प्लीज इसमें आप जल्दबाजी मत करना, ये हमारा परफेक्ट रूल हो गया, ये दिमाग पर रखना। तो अगर इसका आप चेन आइसोमर्स लिखोगे तो ये हो गया मेरा CH3, ये हो गया मेरा CH2, ये हो गया CH2 और OH। ये 1 2 3 4 अल्कोहल मेरा 1 पर है। अगर आपने ऐसा नहीं दिया तो इसका एक ब्रांचिंग कर दो, ये हो गया मेरा CH3, CH, यहां पर मैंने CH3 लगा दिया, यहां पर हमने CH2 रहने दिया, 1 2 3 4, और फिर यहां पर मैंने OH लगा दिया। तो ये 1 2 3, अगर इसका आइफेक्ट लिखने के नेम लिखने की बात करोगे, ये हो जाएगा मेरा 2 मिथाइल
और prop 1 all। अब फिर IUPAC नेम बदल गया, मेन चेन लेंथ बदल गया इसका। OH का जो अरेंजमेंट है मैंने 1 कार्बन पर यहां भी रखा था, 1 कार्बन पर यहां भी रखा था, यानी सारा सीन बता रहा है कि ये दोनों मेरा चेन आइसोमर्स ही है, इसमें हमको इप्सिलॉन लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये अगर ऑक्सीजन सल्फर दे दे तो आप इस तरह से आइडेंटिफाई करना, प्लीज इसको नोट कर लो। ओके, नोट कर लिया आपने? बोर्ड से इसको रिमूव कर दूं? थैंक्स। अब नेक्स्ट देखो आप, अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप में, यहां तो बहुत आसान था और आसान हमेशा रहेगा। शर्त एक बात की है कि जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं उसका रियल एक्सप्लेनेशन हमारे दिमाग में होना चाहिए। रटी रटाई बात से तो कंपटीशन निकालना बहुत टफ हो जाता है। कॉन्सेप्ट अगर सही रहे तो कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, एक बात और ध्यान पर रखना, जो बात हमारे विजन में बैठ जाता है उसका रिवीजन नहीं होता है। तो हमको लोग कहते हैं अरे पढ़ लिया है ना, रिवीजन की नीड है। अरे काहे को रिवीजन की नीड है? किस चीज के लिए नीड होती है? नहीं होती है। एक बार विजन में बैठा लो, नो नीड ऑफ एनी रिवीजन। मैन्युअली सर्च करो, बार बार देखते रहो, तब तक देखते रहो जब तक हमारे वो आईसाइट पर बैठ नहीं जाता है। फिर किसी कॉपी किताब किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा प्रॉब्लम देगा आप सॉल्व कर लोगे आसानी से। हाँ, एक क्वेश्चन बराबर देखने को मिलता है, ये नीट वाले के लिए भी कभी कभी पूछ देता है, जेईई मेंस के वालों को भी पूछ देता है। अगर क्वेश्चन ऐसा रख दिया जाए, कहेगा कि C5 है, ये हमारा H13 है और N है। अब कहेगा कि इसका हमको चेन आइसोमर्स निकालो। आपको लगेगा ये H13 आ गया, अब क्या करूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। रूल है, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन रहे तो IHD वैल्यू या UF वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम करना, रिमूव द नाइट्रोजन। आप नाइट्रोजन को हटा देना विदाउट एनी चेंज। पहले नाइट्रोजन हटा दिया। हाँ, एक चेंज हमको करना पड़ता है, जितने नंबर का आपने नाइट्रोजन हटाया ना, ठीक उतने ही नंबर का हाइड्रोजन भी हटाना। उतने नंबर का हाइड्रोजन हटाने का मीनिंग 1 नाइट्रोजन था, 1 हाइड्रोजन भी रिमूव करना होगा। तो रिमूव सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब आपके पास क्या बचा? जो न्यू कंपाउंड बच गया मेरे पास C5 और H12। अब जो C5H12 बचा, इसका अगर आप ISD निकालोगे तो 0 होगा। 0 हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन से रिलेटेड जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो फंक्शनल ग्रुप मेरा एमीन होगा। एमीन इन द सेंस ये इस फॉर्म में होगा। अब आप एमीन का चर्चा करते ही दिमाग में दौड़ने लगती है बहुत सारी बातें। 1 डिग्री एमीन होगा, 2 डिग्री एमीन होगा। हमको चेन आइसोमर्स लिखना है, इसीलिए फिलहाल मैं 1 डिग्री एमीन से ही इसको सॉल्व करूंगा। हाँ, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन से रिलेटेड बात हम मेटामर्स में देखेंगे। थोड़ा सा लेक्चर मेरे लिए बाकी है। तो अगर आप इसको चेन आइसोमर्स में लिखना होगा तो आप लिखना, पहला इसका CH3 CH2 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 1 2 3 4 कार्बन, 5 कार्बन, और यहां से आप नाइट्रोजन और ये ऐसा बना देना, ये एमीन हो गया, 1 डिग्री एमीन हो गया। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 कार्बन का मेन चेन लिख लिया। ठीक है, तो और क्या हो सकता है? अब इसका ब्रांचिंग कर दो, ये हो जाएगा हमारा CH3, ये यहां रहा CH, ये हो गया CH3, ये रहा यहां पर CH2, 1 2 3 4 कार्बन आपने यूज कर लिया। एक कार्बन आप और यूज कर सकते हो और फिर यहां पर 1 डिग्री एमीन से रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दो। 1 डिग्री एमीन का मीनिंग जिस नाइट्रोजन से एक अल्काइल लगा हुआ हो। तो अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 एमीन सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, अल्काइल को अवॉइड करेंगे, यहां से नंबरिंग कर देंगे। एक पॉसिबिलिटी तो और दिख रही है, यहां से हम ऐसा भी कर सकते हैं
यहां हमने लगा दिया CH3, यहां हमने लगा दिया CH3, यहां हमने लगा दिया CH2, 1 2 3 4 5, और यहां पर हमने लगा दिया ऐसा NH2। तो ये भी एक मेरा कंपाउंड हो सकता है। आप देखो मेन चेन 1 2 3 कार्बन का मेन चेन हो गया, 5 कार्बन का मेन चेन, 4 कार्बन का मेन चेन और 3 कार्बन का मेन चेन। तो अगर नाइट्रोजन से रिलेटेड कोई कभी कंपाउंड नाइट्रोजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूला में दिखाई दे तो आपको जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप नाइट्रोजन को हटाना, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हटाना, ISD कैलकुलेट करना। ISD कैलकुलेट इसलिए किया मैंने कि नाइट्रोजन से कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप बहुत सारा है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट एमीन ही होगा, एमीन में 1 डिग्री ही होगा, तो हमको चेन आइसोमर्स लिखना था, इसलिए हमने 1 डिग्री एमीन से अपना काम सॉल्व कर लिया। और इस कार्बन से रिलेटेड जो हमारा आंसर आना चाहिए चेन आइसोमर्स का वो 3 आया। अब हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती है इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का। प्लीज आप इसको नोट कर लो, और इसमें कहीं इफ्स बट कुछ ऐसा लगता है तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप हमसे क्वेश्चन करो, और हमारा फर्ज बनता है कि मैं आपको और बहुत क्लियरली बता रहा हूं। मैं 0 लेवल से लेके चल रहा हूं, आपके लिए चल रहा हूं लेके, फिर भी लगे आप पूछो, आपका राइट बनता है। मैं इसको बहुत डिटेल और करूंगा, और वैसे नीड नहीं है, मैं बहुत डिटेल ही जा रहा हूँ, 0 लेवल से चल रहा हूँ, ताकि हमारे स्टूडेंट को ये नहीं लगे कि अरे ये क्वेश्चन पूछता तो क्या होगा, इसमें ये रहता तो क्या होता। मैं खुद स्टूडेंट बनकर और टीचर बनकर दोनों फॉर्मेट का काम साइमल्टेनियसली आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप सिर्फ वॉच करो और जहां दिक्कत लगे उसको नोट करो। आप नीड नहीं पड़ेगी, हटा दूं? प्लीज नोट कर लिया आपने? ओके। एक कुछ क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो कि कभी आपसे ऐसा पूछ दे, कुछ क्वेश्चंस का अरेंजमेंट ऐसा भी होता है, आपसे कभी कह देगा कि ठीक है भाई आप एक क्वेश्चन हमको बताओ कि साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है, कहेगा इसका चेन आइसोमर्स बना के दिखाओ आप। अब साइक्लोहेक्सेन का चेन आइसोमर्स का मीनिंग होता है कि आप इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया तो साइक्लोहेक्सेन बना दिया, पहला तो ये हो गया इससे रिलेटेड। अब बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, वो इसको आप चेन आइसोमर्स बनाना है, बहुत सारा स्टूडेंट 6 कार्बन का ओपन चेन में चला गया, अब उसको छोटा करते 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 चला गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है, यही हमारा मिसकॉन्सेप्शन हो जाएगा। पहला हमने 6 कार्बन का मेन चेन लिया, साइक्लोहेक्सेन बना लिया, हमको चेन आइसोमर्स लिखना है, इसी में कार्बन के लेंथ को छोटा करना है, आराम से हो जाएगा। यहां आपने ऐसा लगा दिया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, हमने ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर था वो 6 कार्बन से 5 कार्बन में ले आया, तो आपने मेन चेन लेंथ को छोटा कर दिया। अब इसका अगर नेम लिखोगे तो आप ये मत बोलना 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, नहीं। अगर एक कोई अल्काइल आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के साइक्लो अल्केन से बाउंडेड हो तो वहां पर उसके अल्जेब्रिक पोजीशन को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, सीधे लिखा जाता है 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो दूसरा स्ट्रक्चर ये हो गया। अब तो रास्ता बहुत आसानी से खुल गया। थर्ड में आपका दिमाग हमसे ज्यादा फास्ट काम करेगा। आप 4 कार्बन का मेन चेन लिखोगे। 4 कार्बन का मेन चेन लिखने का 2 तरीका, कोई कहेगा मैं CH2 लगा दिया, CH3 लगा दिया, इथाइल ग्रुप जोड़ दिया, ये भी चेन आइसोमर्स हुआ। कोई कहेगा नहीं मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, आप इसको दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक CH3 यहां लगा दिया, एक CH3 यहां लगा दिया। तो या तो ये चेन आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करो, आप इसको आप नोट करो, या फिर इसको नोट करो, दोनों में से कोई एक को आप सेलेक्ट करना। एक और बात सामने आ रही है, आप 3 मेंबर का साइक्लोप्रोपेन लिख दो। अब साइक्लोप्रोपेन लिखा तो एक पॉसिबिलिटी कि यहां पर CH2 और CH3 लगा दो, या यहां पर ऐसा लगा दो। कोई स्टूडेंट कहेगा नहीं ऐसा मैं नहीं लिखूंगा, तो ठीक है, अदर पॉसिबिलिटी भी तो है, आप इसको ऐसा मत यूज करना, तो आपको डेफिनेटली ऐसा ही लिखना पड़ेगा। ये हमने यहां पर CH3 लगा दिया, हमने यहां पर CH3 लगा दिया, और हमने यहां पर CH3 लगा दिया। तो जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही सब कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं चेन आइसोमर्स का, ये पूछा जाता है, बात बहुत आसान होता है। तो चेन आइसोमर्स से रिलेटेड अलोंग विथ प्रॉब्लम मैंने इस टॉपिक को फिनिश कर दिया।
प्लीज आप इसको नोट कर लो।